हेलो एवरीवन। तो अब हम पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है। इसमें हम क्या क्या देखेंगे। लेट मी जस्ट पॉइंट आउट सम थिंग्स फॉर यू। सबसे पहले हम देखेंगे that it is a point mutation. Okay. Then it is a Mendelian disorder. Then the third thing here is an example of codominance as well. Then is an example for lethal gene. Then this is an autosomal recessive disorder. Then is an example of pleiotropic gene. Then it is a qualitative disorder. Then is an example of transversion. ठीक है। अब हम वन बाय वन देखेंगे कि कैसे हर चीज का एग्जाम्पल हो रहा है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट एग्जैक्टली इज सिकल सेल एनीमिया। ठीक है। तो देख, एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। लेट मी जस्ट, हीमोग्लोबिन में एक होता है आयरन का मॉलिक्यूल। ठीक है। आयरन के मॉलिक्यूल से अटैच्ड होते हैं चार चेन्स होती है। ठीक है। टू अल्फा चेन्स एंड टू बीटा चेन्स। ओके। जो अल्फा चेन्स होती हैं वो होती हैं ऑन क्रोमोसोम नंबर 16, और जो बीटा चेन होती है वो डिफाइन होती है बाय द क्रोमोसोम नंबर 11। ठीक है। अब सिकल सेल एनीमिया में सिर्फ और सिर्फ हमारी बीटा चेन में ही डिफेक्ट आ रहा है, तो अभी हम अल्फा चेन्स को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 11 पर एक जीन होता है HBB, यानी HB बीटा जीन। इस जीन में एक म्यूटेशन हो जाता है जिसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया होता है। ठीक है। अब इसमें क्या म्यूटेशन होता है, लेट अस जस्ट सी। एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन जीन HbA जीन कैसी होगी। आ, आपको पता होगा कि कोई भी प्रोटीन कैसे बनता है। प्रोटीन के लिए पहले जीन के जो कोडिंग्स होती हैं वो एमआरएनए में एमआरएनए बनता है उससे, और फिर उस एमआरएनए से प्रोटीन चेन बनती है। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सिक्स्थ पोजिशन ऑफ द हीमोग्लोबिन जीन, यहाँ पर क्या हो रहा है, CTC। टी मीन्स थाइमीन। थाइमीन की जगह जब एमआरएनए में थाइमीन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है एडेनिन, तो जी टी की जगह ए आ रहा है। ठीक है। और जब नॉर्मल GAG जीन हमारे पास है तो हमें क्या मिल रहा है, वी गेट GLU यानी ग्लूटामिक एसिड। ओके। ये एक नॉर्मल पेप्टाइड चेन है। अब एक नॉर्मल पेप्टाइड चेन हमें क्या देगा, कोर्स एक नॉर्मल पेप्टाइड चेन हमें देगा एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन।
राइट। एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन कैसा होता है? एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है बाइकॉन्केव। ठीक है। अब अगर इतनी इधर यहाँ पे हम देखें कि थाइमिन की जगह एक पॉइंट म्यूटेशन हुआ। पॉइंट म्यूटेशन मतलब सिर्फ और सिर्फ एक एक सिर्फ एक एसिड, सिर्फ एक चेंज हो रहा है। ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है कि हमें थाइमिन की जगह जब यहाँ पे एडेनिन का म्यूटेशन हो गया, थाइमिन की जगह एडेनिन आ गया है यहाँ पर, तो एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए में यू होगा, यूरेसिल, राइट। अब जब ये चेंज आया हमारे जीन में, ये म्यूटेशन आया हमारे जीन में, तो हमें कौन सा पेप्टाइड मिल रहा है? हमें मिल रहा है अमीनो एसिड, कौन सा? वेलिन। अब ये एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन पेप्टाइड चेन नहीं है। इससे हमें क्या मिलेगा? क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है, तो इससे हमें मिलेगा एक एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। एंड द एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन इज नॉट बाइकॉन्केव बट सिकल शेप। ठीक है। सिकल का मतलब आपने देखा होगा कि वो जब एग्रीकल्चर में हंसिया होती है जिससे हम फसल काटते हैं, उसको सिकल कहते हैं। तो ये इसका शेप जो है वो उसके जैसा है, इसीलिए इसको हम सिकल सेल कहेंगे। ठीक है। अब देखो क्या होता है। एक नॉर्मल आरबीसी की क्या क्या फीचर्स होते हैं? ये होगा क्वासी फ्लूइड। क्वासी फ्लूइड मतलब जो बहुत ही आसानी से फ्लो कर जाता है। ठीक है। तो ये बहुत आसानी से फ्लो कर जाएगा, हमारी पतली पतली कैपिलरीज, पतले पतले ब्लड वेसल्स में से इजीली फ्लो कर जाएगा, और हमारी जो भी ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं, उनको बहुत ही आसानी से ऑक्सीजन ये दे देगा। इसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है? 90 to 120 डेज। ओके। ये ऑक्सीजन कैरी कर पाएगा क्या? हाँ, ये अच्छे से, बहुत अच्छे से ऑक्सीजन कैरी कर पाएगा। और एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन के अंदर, आपको पता है एक नॉर्मल आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन कैसे अरेंज होते हैं? एक नॉर्मल आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन ऐसे ऐसे करके ना चेन के फॉर्म में अरेंज होते हैं। ठीक है। अब क्या होगा जब अब नॉर्मल बीटा चेन बनेगी ना, तो ये जो ऐसी शेप का हो जाएगा, राइट, सिक्किल सेल के शेप का हो जाएगा। इसके फीचर्स क्या होंगे? दिस इज हार्ड, दिस इज रिजिड, इसकी लाइफ स्पैन ड्रास्टिकली गिर के सिर्फ 10 to 20 डेज रह जाती है। ठीक है। और ये ऑक्सीजन बिल्कुल भी एफिशिएंटली नहीं ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। ठीक है। अब इसकी वजह से क्या क्या होगा सोचो। अगर ये हार्ड हो गया, रिजिड हो गया, यानी हमारी पतली पतली कैपिलरीज में से ये आसानी से ऐसे ऐसे करके फ्लो नहीं कर सकता, तो क्या होता है? यहाँ पे आप देखो, ये जो नॉर्मल आरबीसी है ना, वो तुरंत तुरंत ये पतली सी कैपिलरीज में से ना पास आउट हो जाएगी। लेकिन जब ये अब नॉर्मल आरबीसी है, तो ये यहाँ पे हमारी ब्लड फ्लो को ना ब्लॉक कर देगी, और ये ब्लड फ्लो को ब्लॉक करेगी तो ऑर्गन्स में प्रॉपरली ब्लड नहीं पहुंचेगा। ऑर्गन्स में प्रॉपरली ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ऑर्गन डिसफंक्शनिंग हो जाएगी। ओके। सेकेंड थिंग, इसकी लाइफ स्पैन बहुत कम हो गई है। लाइफ स्पैन कम होने का मतलब क्या है? कि ये बहुत जल्दी डिजेनरेट होगी, बहुत जल्दी मरेगी। जब आरबीसी मरती है तो हमारे ब्लड में क्या रिलीज होता है? बिलीरुबिन, राइट। दिस इज अ येलो सब्सटेंस जो हमारा लिवर फ्लैश आउट करता है। अब क्योंकि 90 से 120 दिन के बीच में जब ये सेल्स डिजेनरेट हो रही थी, तो हमारा लिवर आसानी से ये बिलिरुबिन को फ्लश आउट कर देता था। लेकिन जब इतनी रैपिड रेट में ये डिजेनरेट होती है, तो हमारा लिवर इतनी इफिशिएंटली बिलिरुबिन को फ्लश आउट नहीं कर पाता, जिस वजह से पेशेंट के अंदर आपको क्या दिखेगा? द पेशेंट विल डेवलप जॉइंडिस। ओके।
और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से सबसे जो और जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब भी काम करना धीरे धीरे उनका काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो जॉइंट्स में पेन, स्वेलिंग, ये सब चीजें होती रही। ठीक है। दूसरी बात, जब ये इतनी जल्दी जल्दी हमारे आरबीसीज डिस्ट्रॉय होंगे तो इंसान को क्या हो जाएगा? द पर्सन और द पेशेंट विल बी एनेमिक, एज द नेम सजेस्ट, सिकल सेल अनीमिया। ठीक है, अनीमिया हो जाएगा पेशेंट। अब आप देखो कि ऐसा हो क्यों रहा है, ये सिकल सेल में आ क्यों रही है। ये ऐसे गोल गोल थी, नॉर्मल बाइकॉन्केव शेप की थी, एक जीन के बदलने से ऐसा क्या हो गया कि इसका शेप ऐसा हो गया? तो हम देखते हैं क्या हुआ यहाँ पर। अब नॉर्मल बीटा चेन जब बनी तो हमें एक अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मिला, राइट। अब क्योंकि वो अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन अच्छे से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहा, तो लो ऑक्सीजन टेंशन हो जा रही है हमारे पास। और लो ऑक्सीजन टेंशन के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन मतलब क्या? बहुत सारे हीमोग्लोबिन अपने छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं वो आ करके एक पॉलीमर बना देते हैं। ठीक है, अ पॉलीमर लाइक दिस समथिंग। ठीक है, और ये पॉलीमराइजेशन हो जाएगा तो जो आरबीसी की शेप है ना वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे करके ना आरबीसी में हर तरफ से एक फोर्स अप्लाई करते हैं। अब ये फोर्स जब ऐसे अप्लाई हो रहा है, ये ऐसी है, यहाँ पे ऐसे फोर्स अप्लाई हो रहा है तो ये एक सिकल शेप ले लेती है। ठीक है, नाउ लेट्स सी phenotype and genotype of this disease. Genotype and phenotype. नॉर्मल जीन क्या होगी? इट विल बी HBA, HBA। सेकेंड जीनोटाइप क्या हो सकता है? HBA, HBS। थर्ड जीनोटाइप क्या हो सकता है? HBS, HBS। ओके, ये क्या है? दिस विल बी होमोजीनस, होमोजीनस डोमिनेंट। ओके, this will be heterogeneous recessive. Okay, and this will be homogeneous recessive. ओके, इसके फिनोटाइप्स क्या होंगे? जब दोनों एच बी ए जीन्स हैं तो एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा, नॉर्मल बीटा चेन बनेगी जिससे एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा, और सारे आरबीसीज विल बी बाइकॉन्केव, बाइकॉन्केव, बाइकॉन्केव and biconcave. 100% of the RBCs will be biconcave. The patient will be healthy with no symptoms of sickle cell anemia. अब हेट्रोजेनस रेसेसिव में क्या होगा? इसमें कुछ चेन्स, ये कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, नॉर्मली ऐसे केसेस में अगर नॉर्मली कोई डोमिनेंट जीन है और रेसेसिव जीन है तो रेसेसिव जीन अपना कोई भी ट्रेट बिल्कुल भी शो नहीं करता, लेकिन कोडोमिनेंस में क्या हो जाता है कि डोमिनेंट जीन भी अपना ट्रेट शो करता है, रेसेसिव जीन भी अपना ट्रेट शो करता है, तो वो दोनों मिलके अपना अपना ट्रेट शो करते हैं, इसीलिए कोडोमिनेंस हो जा रहा है। ओके, इसमें क्या होगा? इसमें दोनों टाइप के आरबीसी हमें दिखेंगे, यानी थोड़ी से, या आप कहो 98% टू 99% जो होते हैं हमें नॉर्मल बाइकॉन्केव शेप के आरबीसीज मिलेंगे, 1 to 2% हमें सिकल सेल के शेप के आरबीसीज मिलेंगे। अब इससे क्या हो रहा है? इससे हमें एक फायदा हो रहा है। इससे हमें क्या फायदा हो रहा है? देखो, जब हमें बहुत कम
सिर्फ सिकल सेल के आरबीसीज मिल रहे हैं। इसका मतलब कि ऑक्सीजन एफिशिएंसी के साथ बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है। लेकिन हमने ये पाया है, हमने ये देखा है कि अफ्रीका या कुछ कंट्रीज में जहाँ पे बहुत ज्यादा मलेरिया से लोगों की डेथ होती थी, उन कंट्रीज में इस जीन के प्रेजेंस की वजह से जो लोग कैरियर होते हैं फॉर सिकल सेल एनीमिया, दे आर रेसिस्टेंट टू मलेरिया। क्योंकि हम सबको पता है, हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में पढ़ा है कि मलेरिया की एक स्टेज जब जो स्पोरोजेंस होते हैं उनको हमारी आरबीसीज में जाकर रिप्रोड्यूस करना पड़ता है और आरबीसीज बस्ट होती हैं। उसी की वजह से हमें चिल्स एंड फीवर्स होते हैं। लेकिन सिक्किल सेल की जो आरबीसीज होती है ना, वो उनके लिए कंपैटिबल ही नहीं है, वो उसमें ग्रो नहीं कर सकते। अब उसमें वो ग्रो नहीं कर सकते तो यानी द कैरियर हेयर विल बी रेसिस्टेंट टू मलेरिया। थर्ड वाला देख लेते हैं, होमोजीनियस रेसेसिव। इसमें तो हमें साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे हर एक पेप्टाइड चेन, हर एक हीमोग्लोबिन अब नॉर्मल होगा और 100% आरबीसीज जो है वो सिक्किल सेल की हो जाएंगी, सिकल सेल शेप की होंगी। और इस कंडीशन में जो पेशेंट है, ये जीन उसके लिए लीथल प्रूफ होती है, बिकॉज कोई भी आरबीसी एफिशिएंटली ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रही है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के साथ बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। पर्सन की जो लाइफ स्पैन है, पेशेंट की लाइफ स्पैन विल रिड्यूस टू ओनली 7 to 8 years ओनली। सो इट इज अ लीथल जीन एज वेल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने स्टार्टिंग में जितनी भी चीजें नोट डाउन करी थी, क्या हमने सबको एक्सप्लेन करा है? पॉइंट म्यूटेशन है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक एसिड चेंज हो रहा है, तो एक पॉइंट म्यूटेशन है। एंड वी आर, और हमने ये देखा भी। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर का मतलब भी यही होता है। मेंडेलियन डिसऑर्डर बेसिकली मींस चेंज इन अ सिंगल जीन। तो ये भी हमने देखा, राइट। नाउ कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस ये है, हमने अभी अभी देखा, जब रेसेसिव और डोमिनेंट दोनों जीन्स यहाँ पे प्रेजेंट है और दोनों जीन्स अपना अपना फिनोटाइप शो कर रहे हैं, तो ये कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल भी है। लीथल जीन भी हमने देखा, क्योंकि ये जो इसका पेशेंट है वो अपनी एडल्ट लाइफ, वो अपनी पूरी लाइफ स्पैन नहीं कंप्लीट कर पा रहा है, उसे 7 और 8 years में डेथ हो जा रही है। तो ये एक लीथल जीन भी हो गया, राइट। देन ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। ऑटोसोम, क्योंकि ऑटोसोम में ऑटोसोम के म्यूटेशन की वजह से ये डिजीज हो रही है, राइट। तो ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज, क्योंकि जो जीन है जो डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो एक रेसेसिव जीन है, तो ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर हो गया। प्लियोट्रोपिक जीन। व्हाट इज ए प्लियोट्रोपिक जीन? प्लियोट्रोपिक जीन मींस एक जीन जो बहुत सारे फंक्शंस शो, जो बहुत सारे फिनोटाइप्स दिखाए हमें। ठीक है, एक जीन है लेकिन वो बहुत सारे उसके बहुत सारे सिम्टम्स है, बहुत सारे फिनोटाइप्स। तो हमने इसके बहुत सारे फिनोटाइप्स क्या देखे? बिल्कुल देखे। हमने क्या देखा कि ये हमें जॉइंडिस भी दे रहा है, ये हमें अनीमिया भी दे रहा है, ये एक लीथल जीन भी है, और ये हमें मलेरिया के रेजिस्टेंस भी बना रहे हैं। सोचो, एक जीन म्यूटेशन और इतने सारे हमें इफेक्ट्स दिख रहे हैं उसके, राइट। प्लियोट्रोपिक जीन हो गया। क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। क्वालिटेटिव डिसऑर्डर क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि क्वालिटी, जैसे आरबीसी की क्वालिटी, नंबर ऑफ आरबीसी कितने हो रहे हैं उससे डिपेंड, उससे वो चेंज हो रहा है, राइट। अगर कुछ आरबीसी ही सिर्फ म्यूटेट हो रहे हैं तो वो पर्सन मलेरिया के लिए रेजिस्टेंट हो रहा है। लेकिन अगर बहुत सारे आरबीसी म्यूटेट हो जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? पर्सन की डेथ हो जाती है, राइट। ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन क्या होता है? देखो, आपको पता होगा कि जो अमीनो एसिड्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं? दे आर प्यूरिन्स एंड दे आर pyrimidines।
अब मैंने कैसे याद किया था, पिरिमिडिन्स बहुत लंबा नाम है और प्यूरिन्स बहुत छोटा नाम है, तो चलो इसको कट कर देते हैं, कट, और यही प्यूरिन्स होते हैं। ठीक है, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमीन, और बचे हुए क्या, एजी, एडेनिन एंड ग्वानिन। अगर एक प्यूरिन एक पिरिमिडिन से चेंज हो रहा है तो वो ट्रांसवर्जन होता है। यहाँ हमने देखा था ना, राइट, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्यूरिन एक पिरिमिडिन से चेंज हो रहा है ना, थाइमीन की जगह पे पिरिमिडिन, थाइमीन पिरिमिडिन है, थाइमीन की जगह पे हमें क्या मिल रहा है, एडेनिन मिल रहा है ना, तो ये आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, तो ये ट्रांसवर्जन है। ठीक है, तो अब हमने ये सब देख लिया ये कैसे। होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।